डॉक्टर को 50,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। उत्तराखंड में आयुर्वेद के डॉक्टर अब मरीजों को एलोपैथिक दवाएं लिख सकेंगे। ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई में एक नया आयाम सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी की दवा लिखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद विवाद गहरा गया है। बहरहाल इस बीच राज्य सरकार का दावा है कि लंबे समय से आयुर्वेद के डॉक्टर ये मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए जनहित में ये फैसला किया गया है। यही नहीं, इस फैसले के बाद गांव-गांव तक चिकित्सा पहुंच सकेगी, ये भी दावा राज्य सरकार कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जब गांव-गांव तक पहुंचा और राज्य सरकारों को अस्पतालों और डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तो इससे निपटने के लिए नए तरीके तलाशे जाने लगे। ऐसी ही एक कोशिश का नतीजा ये है कि उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए आयुर्वेद के डॉक्टरों को आपात स्थिति में मरीजों को एलोपैथ की दवाएं लिखने की इजाजत दे दी है। कोरोना महामारी में जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनुमन्य करने की सरकार ने यह भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार भले ही इसे जनहित में लिया हुआ फैसला बता रही है और ये दावा कर रही है कि इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा, लेकिन एलोपैथी डॉक्टरों से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था आईएमए खुलकर इस फैसले का विरोध कर रही है। आईएमए ने नाराजगी जताते हुए इस फैसले को गैर कानूनी तक करार दे दिया है। राज्य में आईएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार दवाओं और इलाज से जुड़े कानून को लेकर जागरूक नहीं है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से आयुर्वेद और एलोपैथी के मुद्दे पर दखल न देने की सलाह दे दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि आयुर्वेद डॉक्टर की लिखी हुई एलोपैथिक दवाएं लेने से अगर किसी मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मिक्सोपैथी की कैटेगरी में आ जाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर एलोपैथी दवाई लिखता है तो इसे मिक्सोपैथी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और इवन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इस चीज़ को मना किया है। उत्तराखंड सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में पहले से एलोपैथ ज़्यादा बेहतर है या आयुर्वेद की बहस छिड़ी हुई है। विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी जब उन्होंने एलोपैथ की चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाया था। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर अफसोस भी जताया था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के फैसले ने राज्य सरकार और आईएमए के बीच घमासान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश चोरी के मकसद से मंदिर में घुस गया, लेकिन वो वहां लगे सीसीटीवी की जद में आने से नहीं बच सका, जिसमें साफ दिखा कि मंदिर में घुसने के बाद वो चोर सबसे पहले एक मेज पर चढ़ा और सजावट के लिए टांगे गए छत्र को वहां से निकाल लिया। छत्र को उतारने के बाद वो जहां प्रतिमाएं रखी थी वहां पहुंचा और फिर वहां से फरार हो गया। आरोप है कि वो वहां से अष्टधातु की 4 मूर्तियां और कुछ सामान चुरा कर ले गया। लाखों की चोरी के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि वो उस चोर को जल्द पकड़ लेगी। टीमें लगा दी गई और जल्दी इस चोर को पकड़ के चोरी का खुलासा किया। चोरी की इस घटना के बाद मंदिर में कुछ चीजें इधर उधर बिखरी मिली। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके के बाद एजेंसियां सतर्क हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट केस की जांच में एटीएस जुट गई। साथ ही दरभंगा जीआरपी की 2 टीमें भी हैदराबाद के सिकंदराबाद और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद पहुंचकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो इंस्पेक्टर हैं, थाना अध्यक्ष हैं दरभंगा जीआरपी के, 2 टीम यहां पर जांच के लिए आई हुई हैं। इसके साथ ही उस सीसीटीवी फुटेज को भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए ये पता लग सकता है कि 4 दिन पहले दरभंगा स्टेशन पर मिले पार्सल से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश तो नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या चाहिए था उसको हेल्प कर सकते दरभंगा टीम। उत्तराखंड में अब आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की दवाएं लिख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। नागपुर में एक घर से 6 लोगों के शव संदिग्ध हालात में बरामद हुए, जिसके बाद आशंका जताई गई कि परिवार के ही एक सदस्य ने 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। दिल्ली के जाफराबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश नजफगढ़ में एक कारोबारी को मारने जा रहे थे।
बिहार के मोतिहारी में पदुमकेर गांव में महामारी से बचने के लिए बीते 1.5 साल से एक अनोखा यज्ञ चल रहा है। गांव के लोग इतने लंबे वक्त से शिव की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कोरोना की चपेट में न आए। 2020 के मार्च से चालू है यह यज्ञ। विश्व कल्याणार्थ हेतु यह यज्ञ चल रहा है। इन गांव वालों का दावा है कि इसी यज्ञ की वजह से कोरोना वायरस अब तक उनके गांव के आसपास भी नहीं फटका। शंकर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से कोरोना बीमारी आ नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 8 लोग टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का उचित जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रामगंगा नदी पर बने पुल के बहने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया गया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से वो पुल बह गया, जिसके बावजूद लोगों ने वहां से आना जाना नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि एक बैलगाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 बैलों की जान पर बनाई। बैल तो बैल, 2 लोग भी उनके साथ दिखाई दिए, जो उनके साथ साथ पानी को पार करने की जद्दोजहद में शामिल दिखे। दिल्ली के उद्योग विहार इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 10 लोग फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए, जिनमें 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, जबकि 4 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर आग कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता था। जो फायर डायरेक्टर, उनका कहना है कि रबड़ का काफी मटेरियल था, इसके चलते जो है आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर धुआं इतना फैल चुका था कि कुछ दमकल कर्मी उससे घबराकर बाहर आ गए। यही वजह रही कि आग बुझाने में और देरी हुई, जिससे फैक्ट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचा। क्योंकि ये फैक्ट्री की फायर थी, तो एज पर प्रोटोकॉल हम लोगों ने हमेशा ज्यादा गाड़ियां इसमें भेजते हैं। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के घर वाले भी रोते हुए वहां पहुंचे। कुछ ने तो अपनों की तलाश में अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें फैक्ट्री से दूर जाने का इशारा किया, जिसके बाद वो लोग जलती हुई फैक्ट्री के बाहर बैठकर अपनों के सुरक्षित निकलने का इंतजार करने लगे। वहीं आग बुझाने में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई, ताकि ऊपर से पानी का छिड़काव कर आग को आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से रोका जा सके। कई घंटों की मेहनत के बाद इस भीषण आग को बुझा लिया गया। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदियों के उफान पर आने की वजह से पश्चिमी मेदिनीपुर में पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और वहां सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। सामने आई तस्वीरों में कई लोग सड़क पर नाव के सहारे आते जाते दिखे। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। कमर तक पानी भरने से सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं। कुछ बच्चे तो सड़क में ही तैराकी करते नजर आए। ऐसे में वहां किसी इमरजेंसी में लोगों के सामने नाव का ही सहारा बचा है। बताया गया कि नावें भी प्राइवेट है और लोगों को इनका इस्तेमाल करने के लिए किराया भी चुकाना पड़ता है। नाव लेके सब चल रहे, बाजार बिजार सब गुजाता है। सामने आई तस्वीरों में पानी लोगों के मकान और दुकानों तक पहुंचता दिखा। कुछ घर तो कई फीट पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां 2 दिन से हो रही जबरदस्त बारिश ने कई शहरों में लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, कहीं सड़कें समंदर में बदल गई। बनासकांठा में तो भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ही टूट गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बनासकांठा में तेज बारिश से कमजोर हो चुका सड़क का एक हिस्सा ऐसे गिरा मानो ताश के पत्ते गिर रहे हों। पहले तो सड़क का एक छोटा हिस्सा ही टूटा, जिसके बाद आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ समय बाद खतरा और बढ़ने वाला है। जैसे ही नाले पर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिरा, लोगों की चीख निकल गई। गुजरात में पिछले महीने यास तूफान ने तबाही मचाई थी और इससे पहले ताउते तूफान भी आया था। वहां के लोग अभी उन तूफानों की तबाही से उबरे भी नहीं हैं कि उन पर बारिश की आफत आ गई। राज्य के पाटन जिले का तो बुरा हाल है। वहां बारिश का पानी शहर के निचले हिस्सों में घुस गया और हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को घुटनों तक भरे पानी में घुसकर अपना सामान बचाना पड़ा। वहां के निचले इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों के सर से छत छिन गई।
दो बच्चे तो अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर बैठे दिखे। इन बच्चों को देखकर किसी को भी दया आ जाती, क्योंकि वो केवल बेघर ही नहीं हुए बल्कि बारिश में भीगने को मजबूर दिखाई दिए। वहां के कई घरों में तो इतना पानी भर गया कि लोग सामान की फिक्र छोड़कर बाहर आ गए। वो इस उम्मीद में दिखे कि कहीं से कोई मदद उन तक पहुंच जाए। पाटन में आधी रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह भी जारी रहा, जिससे वहां लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ सड़कों और घरों में भरा पानी। लोगों के लिए तो मानो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई। तेज बारिश की वजह से वहां के सिद्धपुर इलाके की एक बिल्डिंग भी गिर गई, जिसके बाद वहां केवल इमारत का मलबा बचा। बताया गया कि ये इमारत पुरानी थी, जो रात भर हुई बारिश झेल नहीं पाई और गिर गई। जहां एक और पाटन के सिद्धपुर में ये घटना हुई, तो वहीं दूसरी ओर वहां के दूसरे कई इलाकों में सड़कों का हाल खराब हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सड़कें नहीं बल्कि समुंदर हों। नौबत ये आ गई कि लोग घुटनों तक भरे पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर दिखे। गाड़ियों का हाल भी वही था। उन पर सवार लोग भी बारिश के पानी से लबालब भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर हो गए। गुजरात में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 2 दिन से वहां जमकर बारिश हो रही है, जिससे वहां के अलग अलग जिलों की करीब 171 तहसीलें प्रभावित हुई। अनुमान है कि इन तहसीलों में 24 घंटों में करीब 50 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसके अलावा राज्य के सूरत, नवसारी, मेहसाणा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे जिलों के कई हिस्सों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। यही नहीं, अगले 2 दिन में गुजरात में भारी बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि मानसून सौराष्ट्र और गुजरात के दूसरे हिस्सों के अलावा पूरे कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 गुटों ने एक दूसरे पर सरेआम चाकुओं से हमला कर दिया। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच एक पुराना विवाद था, जिसकी वजह से दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस खूनी झड़प का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आए। इनमें कुछ लोगों के पास चाकू भी थे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक दूसरे पर चाकू से हमले भी किए। इस हमले में दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तीनों को रात को हॉस्पिटल भिजवा दिया था और मुलजिम की तलाश के लिए जो है तुरंत टीमें रवाना कर दी थी। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और झड़प में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत देर तक हंगामा किया। महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। रोके जाने पर हंगामा कर रहे लोग ज्यादा भड़क गए और उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और फिर दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के जवान भी तुरंत प्रदर्शनकारियों के आगे डट गए और उन्हें बीजेपी दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने उमर गौतम और जहांगीर नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि कई मूक बधिर यानी बोल और सुन ना पाने वाले बच्चों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया और इसकी जानकारी बच्चों के घर वालों को भी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि यूपी एटीएस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जिसने 1-2 नहीं बल्कि कुछ ही वक्त में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन किसी न किसी बहाने से कराया है। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण कराने के मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले जहांगीर और उमर गौतम एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो यूपी में लाचार और बेबस हिंदुओं को टारगेट पर रखकर उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर
जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है। यूपी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। ये लोग खास तौर पर मूक बधिर स्कूल के बच्चों को अपने निशाने पर रखते थे। आरोप है कि ये लोग मूक बधिर बच्चों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। इस दौरान बच्चों के परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। ये गिरोह महिलाओं का धर्मांतरण कराकर उनकी शादियां भी करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस का ये भी दावा है कि यूपी के नोएडा, कानपुर और मथुरा समेत देश के अलग अलग इलाकों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं। जहांगीर और उमर गौतम के खाते खंगालने के बाद यूपी पुलिस को इस बात का भी पता चला है कि धर्मांतरण कराने के लिए इस गिरोह को बाकायदा विदेशों से फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण का ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में इस बात का भी अंदेशा जताया है कि इस पूरे गैंग के तार विदेशी फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अब उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि उनकी फंडिंग कहां से होती थी और उसका मकसद क्या है। यूपी पुलिस का ये भी दावा है कि ये लोग जिन लाचार और बेबस लोगों को अपने निशाने पर लेते थे, उन्हें सबसे पहले हिंदू धर्म के प्रति नफरत करना सिखाया जाता था। साथ ही ये बताया जाता था कि इस्लाम कबूल करने से ही उनका हित हो सकता है। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं। और आइए अब आपको उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। बीच बीच में बच्चा कहने लगा कि चमड़ी एक है, खून एक है, सब कुछ। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम में एक ही है बस। खाली समझाया बहुत, लेकिन बच्चे का तो ब्रेन ऐसा कर रखा है, स्टॉप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी। धर्मांतरण का मामला था सीधा। तो जो ITI के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो साइन लैंग्वेज के तहत बच्चों का माइंड वॉश कर रहा था। यूपी पुलिस का ये भी कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर और विदेशों में बैठे एजेंट धर्मांतरण के इस गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में उमर गौतम नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी हिंदू से मुस्लिम बना है। यही वजह है कि सरकार ने भी इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है, जबकि विपक्ष इसे सियासी रंग देने में जुट गया है। हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इतनी कड़ी करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी कि कानून तोड़ने का क्या खामियाजा होता है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। यूपी एटीएस के हाथ धर्मांतरण से जुड़े जो सबूत लगे हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये गिरोह बीते कई दिनों से यूपी में अलग अलग जिलों में बेबस और लाचार लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। यही वजह है कि अब यूपी पुलिस इस मामले से जुड़ी एक एक कड़ी को तलाशने में जुट गई है। खबर है कि प्रियंका गांधी ने पंजाब कांग्रेस की कलह सुलझाने की जिम्मेदारी ली है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका गांधी पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक पर नवजोत सिंह सिद्धू से बात कर सकती हैं। पता चला है कि सिद्धू किसी कीमत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, इस मामले को सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यों वाली कमेटी के सुझाव भी उन्होंने नहीं माने, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिद्धू के सहयोग नहीं करने की वजह से कमेटी मामला नहीं सुलझा पाई। ऐसे में अब सभी को प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका सिद्धू से बात करके विवाद खत्म करने की फाइनल कोशिश करेंगी, जिसके बाद सिद्धू की भूमिका तय होगी। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना के खतरे के बीच केजरीवाल दिल्ली वालों को छोड़कर पंजाब की राजनीति में व्यस्त हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक की उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर घमासान छिड़ गया। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि एनसीपी शिवसेना को कमजोर कर रही है, इसलिए उसे बीजेपी से मिल जाना चाहिए। जिसके बाद महाराष्ट्र के शिवसेना के सहयोगियों ने इसे प्रताप सरनायक के खिलाफ हो रही जांच से जोड़ दिया। अगर किसी को इतना परेशान करोगे
उनके बीवी को परेशान करोगे, उनके बच्चे को परेशान करोगे, वो घर से बेघर घूम रहे हैं। एनसीपी ने तो चिट्ठी पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वो खुद आके जब तक खुलासा नहीं करते, ये बहुत ही गंभीर बात है। जबकि बीजेपी ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। त्यांचा निर्णय त्यांना करायचा आहे, आम्हाला काही त्याच्या संदर्भात नाहीये। एथलीट तेजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉटपुट में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने पंजाब के पटियाला में हो रही इंडियन ग्रां प्री सीरीज 4 में ये कामयाबी हासिल की। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 21.49 मीटर तक थ्रो किया, जिससे उनका नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन गया। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में सभी 44 आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। आरोप है कि पिछले साल जुलाई में इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसी मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। पीएम के जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के साथ बैठक करने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 24 जून को होने वाली इस बैठक के मुद्दे पर ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इस बीच जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और सवाल उठाया कि चीन और पाकिस्तान की बात करने वाले नेताओं को बैठक में क्यों बुलाया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा था पार्लियामेंट ने डाला डाका, एक ने कहा कि हम चाइना का साथ लेंगे 370 को उठाने के लिए। तो ये सारी मूर्ख बनाने की परिभाषा आगे चलने वाली नहीं है। योग दिवस के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने योग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही कोरोना से निपटने में योग को अहम बताया। प्राण पे आयम होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीहोर के पिपलानी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को टीका लगवाने के फायदे समझाए और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। बताया गया कि इस गांव के लोग टीका लगवाने से डर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद गांव जाकर लोगों को समझाया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील भी की। मध्य प्रदेश में भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और राज्य सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक उन सभी लोगों को टीका लगा दिया जाए जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। अगर आप अभी अपने खुद के गुजरी क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब 10 लाख का आपका आज का लक्ष्य है, तो ये TTT और साथ ही साथ जो एक फॉर्मूला जो आप लोगों का है कि टेस्टिंग, उसके बाद ट्रेसिंग, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें वैक्सीनेशन, TTT+V। जरूर देखिए, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग लगभग 75,000 हो रही है। हम इसको और बढ़ाएंगे, मैंने कहा कम नहीं करेंगे। जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि सैंपल दे वो, और पॉजिटिव पाया गया, कोई पॉजिटिव पाया जाए तो तत्काल पकड़ में जाए और उसको हम आइसोलेट करके उसका इलाज कर दें। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, उससे संपर्क में आने वाले लोगों की, वो हम करें। और तीसरी चीज, हम किल कोरोना अभियान चलाएं। ट्रीटमेंट तो करें ही, लेकिन उसके बाद सबसे प्रभावी चीज है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन अगर हमने सबको लगा दी तो इतना तो पक्का है कि या तो वायरस असर नहीं करेगा या वो इतना कम असर होगा कि लोगों की जिंदगी बचेगी और कई लोग अस्पताल बिना जाए भी ठीक हो जाएंगे। और हम कभी भी वो दिन नहीं देखना चाहते जो बीच में हमने देखे हैं, अफरा तफरी का माहौल, अस्पताल भरे, ऑक्सीजन की कमी। उस संकट से जनता को बचा के जनता की जिंदगी को सुरक्षित करना। डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि 6 से 8 हफ्ते का वक्त बोल रहे हैं। और डेल्टा+ वेरिएंट मध्य प्रदेश में भी भोपाल में मामला आया, शिवपुरी में 3 लोगों की मौत हो गई। जो डेल्टा+ वेरिएंट को लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, डेल्टा+ हो चाहे कोई हो, अभी है कि नहीं है उस पर अभी यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन वायरस तो वायरस, और ये तो बहरूप क्या रूप बदलता है, कभी डेल्टा आएगा, कभी गामा आएगा, कभी बीटा आएगा, खतरनाक और होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी तरह का वायरस हो, वैक्सीन से ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हम उपाय सारे कर रहे हैं। TTT और V की बात भी हुई, अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाने की बात भी हुई। अगर कोई नए वेरिएंट मिलता है तो हम विशेषज्ञ भेजते भी हैं, विशेषज्ञों से सलाह भी लेते हैं। लेकिन ओवरऑल हम इन सारे प्रयत्नों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, TTT+V, अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाने से लेकर वैक्सीनेशन तक सारे प्रयास कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय मंच की बैठक होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। पवार की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में
प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं समेत कई सम्मानित लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, जावेद अख्तर समेत कई हस्तियों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। आपको बता दें, 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय मंच का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान किया जाए और पीड़ित परिवार को सही मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि सरकार की योजनाओं का उस परिवार को लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार जो पॉलिसी बना रही है उसमें जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए और अगर किसी को गलत मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जा चुका है तो उसे सुधारने का नियम भी बनाया जाए। अमेरिकी नौसेना ने समंदर में अपने एक जंगी जहाज के पास ब्लास्ट का ट्रायल किया। बताया गया कि ट्रायल इस बात का पता लगाने के लिए किया गया कि जहाज किसी बम हमले का किस तरह सामना कर सकता है और इसके लिए अटलांटिक महासागर में उस जहाज के पास ही धमाका किया गया। तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा जैसे समंदर में कोई ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन इतने बड़े धमाके से भी पास खड़े जहाज पर कोई असर नहीं हुआ। इसके जरिए अमेरिकी नौसेना ने जंग की तैयारी भी की। कोरोना संकट के कारण इस बार भी अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल भी इस यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन सुबह शाम वहां होने वाली आरती देख पाएंगे और दर्शन भी कर सकेंगे, जिसकी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी और बताया कि श्राइन बोर्ड से चर्चा के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। यह लगातार दूसरा साल है जब कोरोना की वजह से इस पवित्र यात्रा को रद्द किया गया है। कोरोना काल में भी लोग अपने फायदे के लिए किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जानलेवा ब्लैक फंगस बीमारी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 डॉक्टर शामिल हैं। ये लोग ब्लैक फंगस का नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस मेडिकल ओपिनियन लेकर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो बरामद नकली इंजेक्शन थे वो मरीजों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते थे। इस पूरे मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई भी करने जा रही है। दवा का ये डिब्बा असल में किसी जहर से कम नहीं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इसे जब्त किया तो खुद उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दवा की इस पेटी में ब्लैक फंगस और रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन भरे पड़े थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक मकान पर जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो वहां बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। एक कार्टून में 3284 इंजेक्शन भरे हुए थे। पकड़े गए ज्यादातर नकली इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के नाम के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के भी थे। कुछ लोग और हैं जिन्होंने इनको एक्सपायर्ड इंजेक्शन अभी सप्लाई किए, या फिर जो बाकी वायरस थी ये कहां से आई हैं, बाकी की दवाइयां हैं, ये सारी अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तफ्तीश में यह भी पता चला कि इनमें से 300 इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जबकि बाकी इंजेक्शन सामान्य फंगस में काम आने वाली दवा से बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में नहीं किया जाता, लेकिन इनको ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का लेबल लगाकर बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी के दौरान उस वक्त बुरी तरह चौंकी जब उसे नकली इंजेक्शन बनाने वाले इस रैकेट से 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस, दरअसल एबॉट इंटरनेशनल फार्मा कंपनी को कुछ मेल मिले थे जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाएं आसानी से मिल रही हैं और उसी मेल में कुछ दवाओं के फोटो भी थे। खबर है कि पुलिस ने जब दवाओं के बैच नंबर को खंगाला तो वो फर्जी मिले। पुलिस ने यह भी बताया कि इस रैकेट ने इसी साल मार्च से अपना धंधा शुरू किया था और ये धंधा 3 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी वसीम इस धंधे को चलाने और मेडिकल स्टोर तक सप्लाई पहुंचाने की मुख्य कड़ी था। वसीम ने कोविड रिलीफ दिल्ली, ह्यूमैनिटी नेवर डाइज, कोविड ग्रुप नाम से 3 ग्रुप बना रखे थे और इन्हीं के जरिए वो अपना सारा कारोबार चला रहा था।
ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर अल्तमश निजामुद्दीन के अपने इसी घर से ब्लैक फंगस इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और उसे मेडिकल स्टोर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे बेचा जा रहा था। आरोप है कि डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर आमिर नकली इंजेक्शन बनाते थे। डॉक्टर अल्तमश हुसैन दिल्ली में साकेत का रहने वाला है, जबकि डॉक्टर आमिर सेफला जाट का रहने वाला है। बाकी आरोपी जामिया और दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोल विभाग से नकली इंजेक्शन मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले जामिया नगर से डिलीवरी बॉय वसीम खान को पकड़ा और फिर खिदमत मेडिकोज का मालिक शोएब खान पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद उसके सेल्समैन मोहम्मद फैजल और अफजल पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये इंजेक्शन साकेत में मेडीज हेल्थ केयर के मालिक शिवम भाटिया से लाता था। पुलिस ने शिवम भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया। उस मेडिकल स्टोर के अलावा बताया कि उसको जो सप्लाई आ रही है उस शिवम भाटिया करके एक आदमी है, जो शिवम भाटिया उनको सप्लाई कर रहा था। शिवम भाटिया की चेन आगे जब चली, शिवम भाटिया ने हमें कुछ लोगों के डॉक्टर फैजान, डॉक्टर आमिर और फैजान 2 लोग थे जिनके नाम बताए। अब तक की तफ्तीश में पकड़े गए लोगों का कच्चा चिट्ठा भी पुलिस ने अब खोलना शुरू कर दिया है। पता चला है कि मेडीज हेल्थ केयर के मालिक डॉक्टर आमिर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBBS किया था, जबकि फैजान ने बीटेक की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा इस रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर अल्तमश है, जिसने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर एम्स से न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा किया है। हैरानी की बात है कि अल्तमश ठगी के 5 केसों में गिरफ्तार हो चुका है। ये सभी 250 का इंजेक्शन 12,000 रुपए तक बेचते थे। इंजेक्शन के खतरनाक होने की जांच कराने के साथ पुलिस गिरोह के पकड़े गए लोगों की मेडिकल डिग्री की भी जांच कराएगी। कोरोना महामारी के दौर में लोग जब इस बीमारी से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना काल के गिद्ध बनकर सामने आ रहे हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आपदा को अवसर में बनाने की फिराक में जुटे हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। के गुवाहाटी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। राज्य के इस सबसे बड़े शहर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। पानी का स्तर भी इतना था कि गाड़ियों के पहिए तक उसमें डूब गए। कारें तो किसी तरह इसे पार कर गईं, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई मोटरसाइकिल सवार तो डर के मारे सड़क के किनारे ही खड़े हो गए। वहां एक आदमी अपने स्कूटर को धक्का देते हुए दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखकर पैदल चलने वालों ने तो पानी में न उतरने का ही फैसला कर लिया। इस बीच हैरान करने वाली एक और तस्वीर भी सामने आई। वहां सड़क के किनारे खड़ी एक कार के अंदर भी पानी घुस गया। गुवाहाटी के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह बारिश आफत बनकर बरसी। आज की ताजा खबर में इतना ही।